हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणव कुमार सिंह फ्रॉम ISPCS सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग विजन IAS द्वारा प्रकाशित किए गए PT 365 के अंतर्गत पॉलिटी सेक्शन का यानी कि पॉलिटी सब्जेक्ट राज्य व्यवस्था सब्जेक्ट का संक्षिप्त नोट्स को डिस्कस करेंगे। तो यह जो सेशन है वह मुख्य रूप से प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत संपूर्ण एक वर्ष का पॉलिटी से संबंधित सभी ही महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। देखिए, सर्वप्रथम मूल ढांचे का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी को हम लोग देखते हैं। मूल ढांचे का जो सिद्धांत है इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती केस में सर्वप्रथम 1973 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया। तो हाल ही में वर्ष 2023 ईस्वी में इस मूल ढांचे का सिद्धांत को 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। इसी कारण यह जो मूल ढांचे का सिद्धांत है वह काफ़ी न्यूज में रहा है। तो अब यदि हम लोग मूल ढांचे का सिद्धांत की विकास क्रम की बात करें तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में यानी कि 1960 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1951 ईस्वी का जो शंकरी प्रसाद केस था, इसके बाद 1950 ईस्वी का AK गोपालन केस, 1951 ईस्वी का शंकरी प्रसाद केस और जो 1965 ईस्वी में सज्जन सिंह का केस आया था, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि जो संसद है वह मूल अधिकारों के सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की अनन्य शक्ति रखती है। लेकिन इसी निर्णय को चुनौती देते हुए वर्ष 1967 ईस्वी में गोलखनाथ द्वारा एक केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गोलखनाथ केस में 1967 ईस्वी में यह फैसला दिया कि जो संसद है वह अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। इसके उपरांत वर्ष 1971 ईस्वी में संसद द्वारा 24वां एवं 25वां संविधान संशोधन किए गए। तो 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती केस में इसी 24वां संविधान संशोधन को चुनौती दी गई और इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए यानी कि जब जो फाइनल हियरिंग के उपरांत डिसीजन आया तो उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 13 न्यायाधीशों की पीठ थी, जिसमें कि जो कि अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। तो आप लोग इसे भी ध्यान दीजिएगा, अब तक की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी केशवानंद भारती केस। इसमें टोटल 13 न्यायाधीश थे जिनका डिसीजन आता है 7-6 के बहुमत से। इस डिसीजन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 24वां संविधान संशोधन को स्वीकृति प्रदान की, यानी कि जो उसे चुनौती दी गई थी उसे खारिज कर दिया और इसके अतिरिक्त उसने यह स्पष्ट किया कि मूल अधिकारों में भी संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट यह था कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 ईस्वी का जो केशवानंद केस था इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल स्ट्रक्चर का सिद्धांत स्पष्ट किया। मूल स्ट्रक्चर का सिद्धांत को डिफाइन नहीं किया, लेकिन यह स्पष्ट किया कि संविधान के जो कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं उसमें संसद जो है वह संशोधन नहीं कर सकती है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत जितने भी जो प्रावधान हैं उसमें संसद जो है वह संशोधन नहीं कर सकती है। तो अब यह प्रश्न उठते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत शामिल हैं। तो देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर अपने विभिन्न निर्णयों में कुछ प्रमुख बेसिक स्ट्रक्चर को स्पष्ट किया है, जिसके अंतर्गत पंथनिरपेक्षता, संघीय शासन व्यवस्था, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, शक्तियों का पृथक्करण, संप्रभुता, संविधान की सर्वोच्चता और न्यायिक समीक्षा, ये जो है वह कुछ प्रमुख बेसिक स्ट्रक्चर हैं। यानी कि इन सब में जो संसद द्वारा है वह संशोधन नहीं किया जा सकता। आप लोग स्पष्ट ध्यान दीजिएगा, मूल स्ट्रक्चर में संसद द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त जो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो गोलखनाथ केस था 1967 ईस्वी का, उसमें संसद की जो संशोधन की शक्ति है उसे असीमित करार दिया गया, यानी कि जो संसद की जो संशोधन की शक्ति है वह असीमित नहीं है, यानी कि उसके ऊपर प्रतिबंध लगे हैं। इसी को चुनौती देते हुए 1973 ईस्वी में केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया। चलिए नेक्स्ट फैक्ट से है अनुच्छेद 370 का निरसन। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा जब वर्ष 2019 ईस्वी में अनुच्छेद 300 जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 को जब समाप्त किया गया और यह लागू हुआ था 5 अगस्त 2019 ईस्वी से, तो इसी निर्णय को विभिन्न लोगों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हाल के डिसीजन में स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान आदेश 2019 की वैधता को स्वीकृति प्रदान की, यानी कि यह जो सरकार का डिसीजन था उसे सर्वोच्च न्यायालय ने उचित करार दिया।
और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को संविधान में शामिल किए गए अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध बताया। आप लोग इसे नोट करते चलिए। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 को संविधान में शामिल किए गए अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंध बताया। अब यदि राज्य निर्माण से संबंधित, चूंकि जो अनुच्छेद 370 था उसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य की सीमाओं में यानी कि जम्मू कश्मीर राज्य की विशेष उपबंध को समाप्त कर दिया गया, तो अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि आखिर राज्य निर्माण से संबंधित संसद की जो शक्ति है वह क्या है। तो देखिए, यदि संविधान के अनुच्छेद 2 एवं अनुच्छेद 3 की बात करें तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि राज्य निर्माण से संबंधित संसद की शक्ति को स्पष्ट करता है। अनुच्छेद 2 में यह उपबंध किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश एवं उसकी स्थापना से संबंधित संसद की अनन्य शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त यदि अनुच्छेद 3 की बात करें तो इसमें नए राज्यों का निर्माण, उनके नाम एवं क्षेत्र में परिवर्तन तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन का उपबंध अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किया गया है। यानी कि नए राज्यों का निर्माण, उनकी नाम एवं क्षेत्र तथा सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित जो शक्ति है वह शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद को ही प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जो कि राज्य एवं केंद्र से ही संबंधित है। देखिए, एस और बॉम्बे मुकदमा में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि यदि किसी भी राज्य में आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन लागू की गई है तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसके ऊपर भी जुडिशियल रिव्यू यानी कि उस निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अब यदि फ्रेंड्स धारा 370 की बात करते हैं तो देखिए, यह जो अनुच्छेद 370 है उसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था और यह जो अनुच्छेद 370 है उसे संविधान के भाग 21 यानी कि संविधान के पार्ट 21 भाग 21 में इसे शामिल किया गया था। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 ऐसे विषय थे जिन पर कि कानून का निर्माण सिर्फ और सिर्फ संसद कर सकती थी। इन 4 विषय के अलावा जितने भी जो विषय थे उन पर कानून का निर्माण राज्यों को प्रदान किया गया था। तो अब यह प्रश्न उठता है कि आखिर कौन कौन से 4 विषय थे। तो देखिए, यदि पहला विषय की बात करें तो रक्षा, इसके अलावा दूसरा जो था वह विदेश संबंध, तीसरा वित्त और जो चौथा है वह संचार। इन्हीं 4 विषयों पर जो कानून का निर्माण जो था वह केंद्र सरकार कर सकती थी। रक्षा, विदेश, वित्त और संचार, इन 4 विषयों पर कानून का निर्माण केंद्र सरकार कर सकती थी। इन 4 विषयों के अलावा जितने भी विषय थे उन सभी विषयों पर कानून का निर्माण सिर्फ और सिर्फ राज्य सरकार ही कर सकती थी। तो आप लोग इन चारों विषय को याद कर लीजिएगा। इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जो कि नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। देखिए, यदि नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एक विधेयक को पारित किया गया है जो कि कानून का रूप भी ले चुका है। तो अब हम लोग यदि दिल्ली यूनियन टेरिटरी या दिल्ली संघ शासित क्षेत्र की बात करें तो सर्वप्रथम इस दिल्ली को 1951 ईस्वी में भाग सी का राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, लेकिन 1991 ईस्वी में 1991 ईस्वी में इसे यूनियन टेरिटरी विशेष उपबंध वाले यूनियन टेरिटरी का दर्जा प्रदान किया गया। अब यदि दिल्ली की बात करते हैं तो देखिए, एस बालकृष्णन समिति की सिफारिश पर दिल्ली को 69वें संविधान संशोधन द्वारा 1991 ईस्वी में विशेष दर्जा प्रदान किया गया। तो आप लोग इसे भी नोट करते चलिए। बिहार सरकार द्वारा भी बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग की जा रही है। हालांकि विभिन्न कारणों से इसमें सफलता नहीं मिल पा रही है। तो लेकिन यदि दिल्ली की बात करें तो एस बालकृष्णन समिति के सुझाव पर दिल्ली को 69वें संविधान संशोधन द्वारा 1991 ईस्वी में विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। इस विशेष दर्जे के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको छोड़कर सभी विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार दिल्ली सरकार को प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि, यही 3 एकमात्र ऐसे विषय हैं जिन पर कि कानून का जो निर्माण है वह सिर्फ और सिर्फ संसद कर सकती है, यानी कि केंद्र सरकार को अधिकार प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त इन तीनों विषय के अलावा जितने भी ऐसे विषय हैं उन पर जो कानून का निर्माण होगा वह कानून का निर्माण का अधिकार सिर्फ और सिर्फ दिल्ली सरकार को प्रदान किया गया है। तो आप लोग इसे नोट करते चलिए। पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि, इन तीनों विषयों के अलावा सभी विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार दिल्ली सरकार को प्रदान किया गया है।
नेक्स्ट फैक्ट्स है प्रिवेंटिव डिटेंशन से संबंधित। यदि प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करें तो इसका उपबंध इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में किया गया है, जो कि मुख्य रूप से मौलिक अधिकार से संबंधित है। देखिए यह जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, सर्वप्रथम हम लोग समझते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन है क्या। इसे यदि हिंदी की बात करें तो इसे हिंदी में मुख्य रूप से निवारक निरोध के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, निरोध, निरोध का मतलब होता है कार्य करने से रोकना, और निवारक का मतलब होता है गलत कामों। यानी कि इसका अर्थ हुआ अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तारी या किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही रोकना। यह जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, यह असाधारण परिस्थितियों में ही इसे लागू या इसका उपयोग असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाता है। यदि जितने भी प्रकार के मिसा या टाडा या पोटा, ये जितने भी प्रकार के जो उपबंध, विशेष उपबंध है, विशेष कानून है, इसे प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत ही इन सब कानूनों का निर्माण किया जाता है। तो यह जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, इसके अंतर्गत यदि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग आर्टिकल 22(1) और 22(2) की बात करें तो जो 22(1) और 22(2) यानी कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो अनुच्छेद 22(1) और 22(2) हैं, वे व्यक्तियों को गिरफ्तारी से सुरक्षा की बात करते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत यदि 22(3) की बात करें तो देखिए वह स्पष्ट रूप से उपबंध करता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी होने पर अनुच्छेद 22(1) एवं 22(2) लागू नहीं होंगे। यानी कि जब किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 22(1) और 22(2) जो है वह लागू नहीं होगा। अब यदि प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करें तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत जो कानून निर्माण का अधिकार है वह केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों को यह अधिकार प्रदान किया गया है। यानी कि निवारक निरोध से संबंधित जो कानून निर्माण की शक्ति है वह केंद्र सरकार का भी कानून निवारक निरोध से संबंधित कानून होगा और राज्य सरकार का भी इस संबंध में कानून होगा। नेक्स्ट फैक्ट्स की बात करें तो वह है शंभुनाथ शंकर वर्सेस पश्चिम बंगाल। देखिए यह जो शंभुनाथ शंकर वर्सेस पश्चिम बंगाल केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है वह मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसमें स्पष्ट रूप से डिसीजन दिया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कुछ विशेष उपबंध जरूरी होते हैं। इसी कारण यह जो प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि यह जो निवारक निरोध है वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है। तो आप इसे नोट करते चलिए। शंभुनाथ शंकर वर्सेस पश्चिम बंगाल केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यह जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है यानी कि निवारक निरोध है वह मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है, क्योंकि कुछ विशेष उपबंध होते हैं जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट्स है हेट स्पीच। देखिए यदि हेट स्पीच की बात करें तो हेट स्पीच को कानून में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, यानी कि कानूनी रूप से जो हेट स्पीच है वह अपरिभाषित है। लेकिन इसका समान रूप से यदि अर्थ की बात करें तो एक समूह के लिए खिलाफ घृणा फैलाना, इसका समान रूप से अर्थ स्पष्ट हम लोग कर सकते हैं कि जो हेट स्पीच है इसका सामान्यतः अर्थ होता है कि एक समूह के खिलाफ घृणा फैलाना। यदि हेट स्पीच से संबंधित इसके उल्लंघन की बात करें तो देखिए हेट स्पीच का यदि किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो इसके ऊपर नियंत्रण के लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही आर्टिकल 19(2) यानी कि आर्टिकल 90 का सब क्लॉज 2 यह स्पष्ट रूप से कहता है कि लोक व्यवस्था, सदाचार एवं नैतिकता के संरक्षण के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था पर विशेष प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। देखिए यह जो अनुच्छेद 19 है वह स्पष्ट रूप से स्वतंत्रता की बात करता है, लेकिन जो अनुच्छेद 19 का सब क्लॉज 2 है वह स्पष्ट करता है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था के ऊपर लोक व्यवस्था बनाए रखने, सदाचार एवं नैतिकता के संरक्षण के लिए उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि बात करें तो भारतीय न्याय संहिता जो 2030 ईस्वी में लागू की गई है, इसके अंतर्गत हेट स्पीच के लिए शत्रुता बढ़ाने पर विशेष दंड का उपबंध किया गया है। इसी प्रकार से यदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की बात करें तो देखिए यह जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है इसकी जो सेक्शन 8 यानी कि क्लॉज 8 है वह प्रावधान करता है ऐसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने का विशेष उपबंध करता है। यानी कि हेट स्पीच से संबंधित किसी भी व्यक्ति पर निर्णय आ जाता है कि वह जो व्यक्ति है वह हेट स्पीच का दोषी है, हेट स्पीच फैलाने के लिए वह व्यक्ति दोषी करार दिया जाता है, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के अंतर्गत उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित की जा सकती है।
इसके अलावा यदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की ही सेक्शन 123 का 3A क्लॉज की बात करें तो यह विशेष उपबंध करता है कि धर्म, वंश, जाति, समुदाय के आधार पर शत्रुता उत्पन्न करने को भ्रष्ट चुनावी आचरण मानते हैं। यानी कि यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अभी तक हेट स्पीच से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई स्पष्ट कानून, इसके रोकथाम के लिए स्पष्ट कानून नहीं है, लेकिन विशेष कई ऐसे कानून हैं जिनके ऊपर विशेष प्रावधान किए गए हैं जिससे कि हेट स्पीच को स्पष्ट रूप से रोका जा सकता है। यदि हेट स्पीच से संबंधित कुछ न्यायिक निर्णय की बात करें तो देखिए इसमें अमीश देवगन वर्सेस भारत संघवाद 2020 है, वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि फ्री स्पीच यानी कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति और जो हेट स्पीच है इन दोनों के बीच अंतर स्पष्ट रूप से किया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फ्री स्पीच के प्रतिस्पर्धी हितों को संतुलित करने और घृणा और सांप्रदायिक असमंजस फैलाने के लिए इनको रोकने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि हेट स्पीच को रोकने के लिए कानून बनाए जाने की जरूरत है। नेक्स्ट फैक्ट्स की बात करते हैं तो वह है उपासना स्थल अधिनियम 1991। देखिए यह जो उपासना स्थल अधिनियम 1991 है यह स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि धार्मिक स्थल का चरित्र भारत में वही वर्तमान समय में वही रहेगा, यानी कि वही स्वीकार किया जाएगा जो कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी का उसका स्वरूप था। इसके अतिरिक्त यानी कि जो उपासना स्थल अधिनियम 1991 है यह स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है कि वर्तमान में धार्मिक स्थल को किसी भी प्रकार का दूसरा स्वरूप प्रदान नहीं किया जा सकता। यानी कि सपोज इसे हम लोग उदाहरण के रूप में लेते हैं, सपोज ये स्थान पर एक प्रकार का किसी भी प्रकार का धार्मिक स्थल बना हुआ है और जो बी समुदाय है वह कहता है कि यह जो धार्मिक स्थल है वह हमारा है, लेकिन यह जो सी समुदाय है वह कहता है कि धार्मिक स्थल हमारा है। और सपोज यदि 15 अगस्त 1947 ईस्वी को यह जो ए धार्मिक स्थल है वह किसी भी एक अपने रूप में था तो वर्तमान समय में भी वह उसी ही रूप में रहेगा, यानी कि इसके रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यही कह रहा है उपासना स्थल अधिनियम 1991। लेकिन इस उपासना स्थल अधिनियम 1991 के अंतर्गत कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि दो ही अपवाद हैं। अयोध्या में जो विवादित ढांचा था यानी कि राम मंदिर का जो विवादित ढांचा था वह, और दूसरा प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल जिन्हें कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जिन्हें कि संरक्षित किया जा रहा है उसके ऊपर यह जो उपासना स्थल अधिनियम 1991 है वह लागू नहीं होगा। यानी कि उपासना स्थल अधिनियम 1991 के मुख्य रूप से दो अपवाद हैं, जिसमें पहला है अयोध्या में विवादित ढांचा और दूसरा था प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल जिसे कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा संरक्षित किया जा रहा है। नेक्स्ट फैक्ट है फ्रेंड्स वह है संविधान की 8वीं अनुसूची। देखिए यदि संविधान की 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो सबसे पहले इससे संबंधित हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान की बात करें तो यदि संविधान की 8वीं अनुसूची की बात करते हैं तो मूल संविधान में संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 14 भाषाएं थी, और यदि वर्तमान समय में बात करते हैं तो वर्तमान समय में इस 8वीं अनुसूची के अंतर्गत टोटल 22 भाषाएं हैं। यदि मूल संविधान के उपरांत किस प्रकार से इसमें अनेक भाषाएं शामिल की गई तो देखिए 1967 ईस्वी में इस 8वीं अनुसूची में सर्वप्रथम सिंधी भाषा को शामिल किया गया, लेकिन 1992 ईस्वी में जब 71वां संविधान संशोधन हुआ तो 1992 ईस्वी में 71वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भी इस 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। इसके उपरांत जब वर्ष 2003 ईस्वी में 92वां संविधान संशोधन देखने को मिलता है तो ऐसी स्थिति में यानी कि वर्ष 2003 ईस्वी में 92वां संविधान संशोधन के अंतर्गत संथाली, डोंगरी, मैथिली और बोडो को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल कर दिया गया। तो सपोज अब यदि प्रारंभिक परीक्षा में यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वर्ष 2003 ईस्वी में 92वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब यदि यहाँ प्रश्न उठता है कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो भाषाएं शामिल की जाती हैं उससे क्या क्या फायदा होता है, यानी कि 8वीं अनुसूची में सपोज किसी भी भाषा को शामिल किया जाता है तो उससे क्या फायदा होता है। देखिए उस भाषा के विकास के लिए केंद्र सरकार से सहयोग प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त साहित्य अकादमी से भी उस भाषा को मान्यता मिल जाती है और इस भाषा की पुस्तकों का व्यापक स्तर पर साहित्य अकादमी द्वारा अनुवाद किया जाता है।
इसके तहत एक और जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वह है कि उस भाषा को 8वीं अनुसूची में मान्यता मिलने के उपरांत राज्य विधानसभा एवं संसद में बहस के दौरान उस भाषा का उपयोग किया जा सकता है। यानी कि सपोज यदि किसी भी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा तो उस भाषा पर राज्य विधानसभा एवं संसद में उस भाषा पर बहस या उस भाषा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, केंद्र सरकार के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे यूपीएससी हो गया या बीपीएससी हो गया, इसके अंतर्गत अखिल भारतीय प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी उस भाषा से संबंधित जो अभ्यर्थी हैं वो अपने रिटेन एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। जैसे सपोज हम बात करते हैं यदि यूपीएससी की, तो यूपीएससी में जब जब 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को शामिल कर लिया गया है तो जो यूपीएससी का जो मुख्य परीक्षा है उसमें भी मैथिली भाषा में बैठकर यानी कि मैथिली भाषा में जो है वह उत्तर को लिखा जा सकता है। और यदि सपोज मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता तो हम यूपीएससी का एग्जाम में मुख्य परीक्षा में मैथिली भाषा से हम आंसर को नहीं लिख सकते थे। नेक्स्ट फ्रेंड्स वह है अय्यर कोहेलो बनाम तमिलनाडु केस। 2007 ईस्वी में अय्यर कोहेलो वर्सेस तमिलनाडु केस आया था जो कि मुख्य रूप से 9th शेड्यूल से संबंधित है यानी कि 9वीं अनुसूची से संबंधित है। यह जो अय्यर कोहेलो केस है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उपबंध करता है कि 24 अप्रैल 1973 ईस्वी के उपरांत यानी कि 24 अप्रैल 1973 ईस्वी के बाद 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कोई भी ऐसा विषय या उपबंध शामिल या कानून शामिल किया गया है जो कि संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 यानी कि मौलिक अधिकार 14, 19 और 21 मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं तो उन प्रावधानों की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी कि अभी तक का जो यह जानकारी थी कि 9वीं सामान्य जानकारी थी कि 9th अनुसूची में शामिल किए जाने पर किसी भी विषय को जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है, तो यह गलत है। बेसिकली 24 अप्रैल 1973 ईस्वी के बाद कोई भी ऐसा कानून शामिल किया गया जो कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत है और वह अनुच्छेद 14, 19 और 21 का उल्लंघन करती है तो उसका भी जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा माननीय सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स वह है चुप रहने का अधिकार। देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 20(3) के तहत चुप रहने का अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। यानी कि जो चुप रहने का अधिकार है वह मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत घोषित किया जा चुका है। लेकिन इसके तहत मुख्य रूप से 2 अपवाद को भी शामिल किया गया है। जैसे सपोज यदि किसी व्यक्ति को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1990 ईस्वी के तहत यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे चुप रहने का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। यदि पूछताछ हो रही है सीमा शुल्क अधिनियम 1962 और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1990 के तहत तो उन व्यक्ति के ऊपर जो चुप रहने का अधिकार है वह मौलिक अधिकार लागू नहीं होगा। तो आप लोग से याद रखिए चुप रहने का अधिकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार माना है। नेक्स्ट है इसी से संबंधित है जो कि वह है अनुच्छेद 355। देखिए यदि अनुच्छेद 355 की बात करें तो अनुच्छेद 355 है वह स्पष्ट रूप से उपबंध करता है कि संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी भी राज्य को बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से उस राज्य की रक्षा करे। तो यह जो अनुच्छेद 355 है पिछले कुछ दिनों में काफ़ी चर्चा में रहा, विशेषकर मणिपुर राज्य में या कई लोगों द्वारा अनुच्छेद 355 को लागू करने की मांग की गई। इसी संदर्भ में जो अनुच्छेद 355 है वह न्यूज में काफ़ी रहा है। तो अनुच्छेद 355 है आप लोग इसे याद करते चलिए कि स्पष्ट रूप से उपबंध करता है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे। नेक्स्ट है पैदल चलने का अधिकार। तो हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा पैदल चलने का अधिकार प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। यानी कि पैदल चलने का अधिकार अपने नागरिकों को प्रदान करने वाला पंजाब भारत का पहला राज्य बना है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स की यदि बात करते हैं तो वह है अविश्वास प्रस्ताव। देखिए पूर्व में भारत में विपक्षी दलों द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट्स की हम लोग बात करते हैं। सर्वप्रथम हम लोग यह देख लेते हैं कि यह जो अविश्वास प्रस्ताव है वह सिर्फ और सिर्फ अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में ही प्रस्तुत की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित एक और महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं कि अविश्वास प्रस्ताव को एक सत्र में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अविश्वास प्रस्ताव को लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए
50 सदस्यों की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। और इस अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के उपरांत, सपोज अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वीकृति मिल जाती है, तो स्वीकृति मिलने के अंतर्गत 10 दिन के अंतर्गत सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराना अनिवार्य होगा। देखिए, जो अविश्वास प्रस्ताव है इसका स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यह जो लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 198 के अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव का वर्णन किया गया है। तो आप लोग इसे याद करते चलिए, यह जो अविश्वास प्रस्ताव है इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यह जो लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 198 है उसके अंतर्गत अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा की गई है। अब यदि हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद की बात करते हैं तो देखिए, यह जो संविधान का अनुच्छेद 75(3) है वह स्पष्ट रूप से उपबंध करता है कि यह जो मंत्रिपरिषद है वह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यही कारण है कि यह जो अविश्वास प्रस्ताव है वह सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव को लाया जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरा अनुच्छेद है वह है 164(2) जो कि राज्य मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 164(2) यह स्पष्ट रूप से उपबंध करता है कि राज्य जो मंत्रिपरिषद होगी वह विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी है। जिस प्रकार से केंद्र में मंत्रिपरिषद है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, उसी प्रकार से राज्यों में जो मंत्रिपरिषद होती है वह विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है फ्रेंड, संसद की विशेषाधिकार समिति। देखिए, यह जो संसद की विशेषाधिकार समिति है वह एक प्रकार की अस्थायी समिति है। इसके अलावा जो विशेषाधिकार समिति में लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं, यानी कि यदि लोकसभा की विशेषाधिकार समिति होगी तो उसमें 15 सदस्य होंगे, और यदि विशेषाधिकार समिति का संबंध राज्यसभा से होगा यानी कि राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति होगी तो उसमें टोटल 10 सदस्य होंगे। और इस जो संसद की विशेषाधिकार समिति है इसमें लोकसभा में इस विशेषाधिकार समिति के सदस्यों का चुनाव माननीय अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, और राज्यसभा में इस विशेषाधिकार समिति का चुनाव सभापति या उपराष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में विशेषाधिकार समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर संसद जो है संसदीय विशेषाधिकार को क्यों बनाए रखा जाना चाहिए। तो देखिए, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, जैसे कि विधायिका के अधिकार एवं गरिमा को बनाए रखने के लिए भी संसदीय जो विशेषाधिकार हैं वह आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त संसदीय क्षेत्रों में सांसदों की उपस्थिति को सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है ताकि संसदीय गरिमा में ह्रास या संसदीय अवमूल्यन की स्थिति न देखने को मिले। ऐसी स्थिति में भी संसदीय विशेषाधिकार आवश्यक प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त यदि बात करें तो देखिए, चूंकि जो संसद है वह सर्वोच्च विधायी निकाय है, जो संसद है वह सर्वोच्च विधायी निकाय है, तो संसद को सर्वोच्च विधायी निकाय में बिना किसी प्रकार के हस्तक्षेप से कार्य करने के लिए भी जो विशेषाधिकार है वह आवश्यक प्रतीत होते हैं, ताकि बिना किसी हस्तक्षेप के दोनों सदनों के स्वतंत्र और प्रभावी रूप से कामकाज संसद द्वारा किया जा सके। नेक्स्ट है, यह जो यदि बात करते हैं सिविल प्रक्रिया अधिनियम की, तो देखिए जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 ईस्वी के अनुसार यह स्पष्ट रूप से उपबंध किया गया है कि कानून निर्माता को यानी कि सांसद या विधायक को सदन के सत्र से 40 दिन पहले या स्थगन से 40 दिन बाद तक गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। तो आप लोग इसे नोट करते चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 ईस्वी में यह स्पष्ट रूप से उपबंध किया गया है कि कानून निर्माता यानी कि सांसद या विधायक को सदन के सत्र से 40 दिन पहले यानी कि सत्र प्रारंभ होने से 40 दिन पहले और सत्र की समाप्ति के 40 दिन उपरांत उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। नेक्स्ट फैक्ट फ्रेंड्स वह है संसदों का निष्कासन से संबंधित। देखिए, यदि संसदों का निष्कासन की बात करें तो जो संसदों का निष्कासन है इसका निर्णय आचार समिति द्वारा दिया जाता है। यह संसद का निष्कासन इस कारण महत्वपूर्ण हो जाता है कि हाल ही में संसद द्वारा पश्चिम बंगाल से एक सांसद की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। इसके पूर्व ही कई सांसदों को सत्र से निष्कासित भी कर दिया गया है। तो इसी कारण जो सांसदों का निष्कासन है वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो सांसद का निष्कासन है इसका निर्णय संसदीय आचार समिति द्वारा लिया जाता है। संसदों का निष्कासन का मुख्य रूप से 2 आधार हैं, जिसमें पहला है संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन और दूसरी आधार है वह है सदन की अवमानना, यानी कि किसी भी सांसद या
विधायक द्वारा संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन किया जाता है या उस सदन की अवमानना की जाती है तो संसद की आचार समिति द्वारा उस सदस्य की संसद से निष्कासन या सत्र से निष्कासन किया जा सकता है। यह जो निष्कासन का प्रस्ताव है वह सदन में साधारण बहुमत से पारित होता है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि जो संसदीय निष्कासन का प्रस्ताव है या विधानसभा में या संसद में जो निष्कासन का प्रस्ताव है वह साधारण बहुमत से निष्कासन का प्रस्ताव को पारित होना चाहिए। अब यदि संसद की आचार समिति की बात करें तो देखिए, लोकसभा की आचार समिति में अध्यक्ष द्वारा नामित अधिकतम 15 सदस्य होते हैं, यानी कि किसी भी आचार समिति में अधिकतम जो सदस्य की संख्या हो सकती है वह 15 ही हो सकती है और ये जो सदस्य होते हैं वह 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अपने पद पर बने रहते हैं। इन जो आचार समिति है इसका क्या कार्य है, तो आचार समिति के अध्यक्ष द्वारा संदर्भित किसी भी सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत की जांच करता है। इसके अतिरिक्त यह सिफारिश भी करता है और सदस्यों के लिए आचार संहिता भी बनाता है। यह आचार संहिता में संशोधन के लिए सुझाव भी देता है। लोकसभा में यदि आचार संहिता की बात करें तो लोकसभा में पहली बार आचार समिति 2000 ईस्वी में बनी थी और राज्यसभा में जो पहली बार आचार समिति का गठन 1997 ईस्वी में किया गया था। तो आप लोग इसे नोट करते चलिए, सांसदों का निष्कासन का निर्णय आचार समिति द्वारा लिया जाता है। निष्कासन के लिए मुख्य रूप से 2 आधार हैं। पहला आधार है संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन और दूसरा आधार है सदन की अवमानना करना। जो निष्कासन का जो प्रस्ताव होता है वह साधारण बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। लोकसभा की आचार समिति में अधिकतम 15 सदस्य होते हैं। यदि लोकसभा की आचार समिति की बात करें तो पहली बार 2000 ईस्वी में इसका गठन किया गया था और राज्यसभा की आचार समिति का गठन पहली बार 1997 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है सांसदों के निलंबन से संबंधित प्रक्रिया। देखिए, सांसदों का निलंबन की जो प्रक्रिया है उसका संविधान में वर्णन नहीं किया गया है। तो आप लोग ऐसा नहीं समझिएगा कि यह जो निलंबन की प्रक्रिया है उसका संविधान में वर्णन है। तो संविधान में वर्णन नहीं करके बल्कि लोकसभा का नियम 373, 374 और 374 का सब क्लॉज ए में एवं यदि राज्यसभा का कोई सदस्य है तो राज्यसभा के सदस्य के निष्कासन का वर्णन राज्यसभा का नियम 255 एवं 256 में किया गया। तो यह जो फैक्ट्स है वह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वह है सांसदों की अयोग्यता। देखिए, यह जो सांसदों की अयोग्यता से संबंधित हम लोग यहाँ देखेंगे कि आखिर किन किन आधारों पर किसी भी सांसद को अयोग्य किया जा सकता है। तो पहला है लाभ का, यदि किसी सांसद द्वारा लाभ का पद प्राप्त कर लिया गया हो, यह जो सांसद है वो मानसिक रूप से विकृत हो गए हों या दिवालिया घोषित कर दिए गए हों या वे अपनी भारत की नागरिकता का परित्याग कर दिए हों या संसद द्वारा निर्मित किसी भी कानून से वे अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं, तो ऐसी स्थिति में उन सांसद की अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अब यदि सांसदों की अयोग्यता का वर्णन की बात करें तो देखिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार यह स्पष्ट रूप से उपबंध कर दिया गया है कि यदि किसी भी सांसद या विधायक को 2 वर्ष से अधिक की कारावास होती है तो ऐसी स्थिति में वह जो सांसद है या विधायक है वह अयोग्य घोषित हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी वर्णित प्रावधान यानी कि दल बदल के आधार पर किसी भी सांसद या विधायक को उल्लंघन करते हैं तो वैसी स्थिति में भी उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट फैक्ट है फ्रेंड्स, वह है दल बदल रोधी कानून। देखिए, दल बदल रोधी कानून को सर्वप्रथम 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। यह जो दल बदल रोधी कानून है वह 10वीं अनुसूची के अंतर्गत वर्णित किया गया है। इसके अंतर्गत जो है वह 10वीं अनुसूची में दल बदल रोधी कानून को शामिल किया गया है। अब यदि अयोग्यता का निर्णय की बात करें तो देखिए, दल बदल रोधी कानून के अंतर्गत जो किसी भी सांसद या विधायक हैं उनकी जो अयोग्यता का निर्णय है वह माननीय अध्यक्ष एवं सभापति द्वारा ही लिया जाएगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि आखिर किन किन आधारों पर किसी भी सांसद या विधायक को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण आधार बताए गए हैं, जिसमें कि पहला है यदि वह सांसद या जो विधायक हैं वे या प्रतिनिधि अपने दल की सदस्यता का स्वेच्छा से परित्याग करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। दूसरा, यदि वे अपने संबंधित राजनीतिक दलों के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं। तीसरा है यदि वे अपने संबंधित दल के विपरीत मतदान करते हैं। नेक्स्ट है निर्दलीय सदस्य द्वारा यदि किसी राजनीतिक दल में शामिल
हो जाया जाता है। यानी कि देखिए यह जो फैक्ट्स है वह कह रहा है कि सपोज यदि एक कैंडिडेट हैं वो निर्दलीय रूप से चुनाव जीतते हैं और चुनाव को जीतने के उपरांत यदि वह 5 साल के अंदर 5 वर्ष के अंदर किसी भी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर लेते हैं, राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी जो सदस्यता है वह समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है किसी भी मनोनीत सदस्य द्वारा 6 माह के उपरांत यदि किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ली जाती है तो ऐसी स्थिति में इनके भी जो सदस्यता है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। अब हम लोग एक और महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करते हैं कि अपवाद कौन कौन है। देखिए दल बदल रोधी कानून के अंतर्गत कुछ अपवाद को भी शामिल किया गया है, जिसमें पहला है यदि एक राजनीतिक दल का दूसरे राजनीतिक दल में विलय हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके सदस्यों की जो सदस्यता है उन्हें अयोग्य नहीं करार दिया जाएगा। दूसरा है यदि किसी राजनीतिक दल का 2/3 सदस्य टूटकर एक दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा जो तीसरा इसमें अपवाद शामिल किया गया है वह है कि लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा का अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति बनने पर स्वेच्छा से यदि वे अपनी सदस्यता का परित्याग कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में भी उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। तो आप लोग इसे याद कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स है कि अपवाद कौन कौन से हैं। पहला है एक राजनीतिक दल का दूसरे राजनीतिक दल में विलय होने पर। दूसरा है एक राजनीतिक दल के 2/3 सदस्य दूसरे राजनीतिक दल में यदि शामिल हो जाते हैं। और तीसरा है यदि लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति बनने पर वे सदस्यता से परित्याग करते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट्स है अध्यादेश। देखिए यदि अध्यादेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हम लोग यह समझते हैं कि भारत में अध्यादेश का विकास किस प्रकार से हुआ। तो देखिए सर्वप्रथम भारत में भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी में अध्यादेश का उपबंध किया गया था। इसके बाद भारतीय शासन अधिनियम 1909 और भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में भी अध्यादेश का उपबंध किया गया। यानी कि भारत में सर्वप्रथम यदि बात करते हैं तो भारत में सर्वप्रथम अध्यादेश से संबंधित जो उपबंध किए गए थे वे भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी के अंतर्गत ही किए गए थे। यह जो अध्यादेश है वह माननीय राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों के द्वारा यह अध्यादेश को जारी किया जाता है। यदि राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश अनुच्छेद 123 के अंतर्गत और राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है उसका वर्णन अनुच्छेद 213 के अंतर्गत किया गया है। यह जो अध्यादेश है वह सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक ही वैध रहते हैं। यानी कि किसी भी सत्र के प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंतर्गत उसे कानून का रूप ले लिया जाना अनिवार्य है, तभी यह जो अध्यादेश है वह आगे जारी रह सकता है। यदि अध्यादेश से संबंधित एक सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय की बात करें तो देखिए यह जो डीपी बंधावा वर्सेस बिहार राज्य का केस था 1987 ईस्वी में, इसमें बताया गया न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि अध्यादेश जारी करने के लिए कार्यपालिका की विधायी शक्ति का उपयोग केवल और केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। यानी कि सिर्फ और सिर्फ विशेष परिस्थिति में ही इस अध्यादेश को जारी किया जा सकता है। ऐसा निर्णय डीसी बंधावा केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1987 ईस्वी में प्रदान किया गया था। और कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस बिहार राज्य में ही 1994 ईस्वी में यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाएगा इसका भी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी कि अध्यादेशों की भी जुडिशियल रिव्यू माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। तो आप लोग यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, आप लोग इसे नोट करते चले। अध्यादेश का विकास भारत में सर्वप्रथम भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। यदि अध्यादेश की बात करते हैं तो अध्यादेश अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा और अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा अध्यादेश को जारी किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है फ्रेंड्स वह है लोकसभा सचिवालय। देखिए यह जो लोकसभा सचिवालय है वह लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन और नियंत्रण में कार्य करता है। यानी कि इसका यदि लोकसभा सचिवालय का जो प्रमुख की बात करते हैं तो लोकसभा अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट है प्रशासनिक प्रमुख। जो लोकसभा सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख लोकसभा महासचिव होता है। और यह जो लोकसभा सचिवालय है ये लोकसभा सचिवालय में भर्ती और सेवा की शर्तें नियम 1955 द्वारा शासित होती हैं। इसके अलावा यदि राज्यसभा सचिवालय की बात करते हैं
तो राज्यसभा सचिवालय, राज्यसभा सभापति, राज्यसभा सचिवालय सभापति के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। राज्यसभा सचिवालय का जो प्रशासनिक प्रमुख महासचिव होता है, और यह जो है वह भर्ती और सेवा की शर्तें 1957 के अंतर्गत राज्यसभा सचिवालय को शासित और गवर्न किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वह है 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन के बारे में। देखिए, यदि 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन की बात करें तो 73वां संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में एवं 74वां संविधान संशोधन को भी 1992 ईस्वी में ही पारित किया गया था। लेकिन यह जो 73वां संविधान संशोधन है वह पंचायती राज यानी कि ग्राम पंचायत की बात करता है, और यह जो 74वां संविधान संशोधन है वह नगर पंचायत की बात करता है। तो 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत के संविधान में एक नया भाग 9 को शामिल किया गया था, और 73वां संविधान संशोधन यानी कि पंचायती राज का जो वर्णन किया गया है उसका अनुच्छेद 243 से लेकर 243 तक में पंचायती राज संस्थाओं का वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे आर्टिकल 243H कहता है कि संचित निधि से ही पंचायतों को राज्य सरकार द्वारा अनुदान प्रदान किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग का वर्णन 243I में किया गया है। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की बात 243D में की गई है। संविधान में एक नई अनुसूची 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया, और पंचायती राज को टोटल 29 ऐसे विषय राज्य सरकार को यह अधिकार प्रदान किया गया कि वह अपनी तरफ से टोटल 29 ऐसे विषय हैं जिस पर कि कानून निर्माण का संपूर्ण अधिकार पंचायतों को प्रदान कर सकता है। यदि 74वां संविधान संशोधन की बात करें तो देखिए, 74वें जो संविधान संशोधन है उसके तहत शहरी स्थानीय निकाय यानी कि नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9A यानी कि 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान में जो भाग 9 शामिल किया गया था उसके अंतर्गत एक सब क्लॉज के रूप में भाग 9A को जोड़ा गया, और इसे 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत भाग 9A को संविधान में शामिल किया गया। इसका जो शहरी स्थानीय निकाय है इसका वर्णन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक में 74वें संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। 74वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में एक नई अनुसूची 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया है, और इसके अंतर्गत टोटल 18 विषय हैं जिन पर कि कानून निर्माण का अधिकार राज्य द्वारा अनन्य रूप से नगर पंचायत को प्रदान किया जा सकता है। अब यदि पंचायती राज से संबंधित कुछ प्रमुख समिति की बात करें तो सबसे पहले 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति गठित हुई थी। इसके बाद 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति बनाई गई। इसके बाद 1983 ईस्वी में हनुमंत राव द्वारा एक वर्किंग ग्रुप का निर्माण किया गया था। इसके अलावा जीवी की राव समिति है 1985 ईस्वी, लक्ष्मी मित्तल सिंधवी समिति है 1986 ईस्वी, और थुंगुन समिति है 1988 ईस्वी में। तो आप लोग इस सारे समितियों को याद कर लीजिएगा। बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी, अशोक मेहता 1977 ईस्वी, हनुमंत राव वर्किंग ग्रुप बना था 1983 ईस्वी। इसी प्रकार से जो लक्ष्मी मित्तल सिंघवी समिति है 1986 और थुंगन समिति हुआ है 1988 ईस्वी। नेक्स्ट फैक्ट्स की तरफ अब हम लोग मूव करते हैं, तो वह है क्षमता निर्माण आयोग। देखिए, जो क्षमता निर्माण आयोग है इसकी स्थापना वर्ष 2021 ईस्वी में क्षमता निर्माण आयोग का स्थापना किया गया था, और यह एक स्वायत्त संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य यदि क्षमता निर्माण आयोग का मुख्य उद्देश्य की बात करें तो विभिन्न राज्यों के स्तर पर जो क्षमताओं का निर्माण करना है। अब यदि क्षमता निर्माण आयोग की संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 2 ही सदस्य होते हैं, और यह जो क्षमता निर्माण आयोग है वह राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम का एक प्रमुख अंग है। तो आप लोग इसे नोट करते चलिए। क्षमता निर्माण आयोग 2021 ईस्वी में इसका गठन हुआ था, और यह एक स्वायत्त संस्थान है। और ये जो क्षमता निर्माण आयोग की यदि वार्षिक क्षमता निर्माण योजना की बात करें तो वर्तमान समय में भारत के 6 शहरों में ही वार्षिक क्षमता निर्माण योजना लागू है। नागपुर, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, मैसूर, राजकोट और पुणे, इन्हीं 6 शहरों में क्षमता निर्माण योजना को अभी तक लागू किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन। देखिए, यह जो राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन है यह वर्तमान समय में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के तहत एक गठित की गई एक
मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया एक मिशन है। इसे वर्ष 2021 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इस मिशन का यदि उद्देश्य की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में डिजिटल क्रांति लाना इस मिशन का एक प्रमुख उद्देश्य था। यह जो राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह 3P पर बल देता है, जिसके अंतर्गत पीपल, प्रोसेस और प्लेटफॉर्म 3P के अंतर्गत शामिल हैं। नेक्स्ट है, यदि इसके नोडल एजेंसी की बात करते हैं कि राष्ट्रीय डिजिटल शहरी मिशन का नोडल एजेंसी कौन सा है, यानी कि इस मिशन को किस एजेंसी जो है क्रियान्वित कर रही है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स इस मिशन का, राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन का नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट फैक्ट फ्रेंड्स वह है पेशा कानून 1996। देखिए, यदि पेशा कानून की बात करते हैं तो पेशा कानून को भारतीय संविधान में दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश के आधार पर 1996 ईस्वी में भारतीय संविधान में इस पेशा कानून को लागू किया गया था। यह जो पेशा कानून है वह अनुच्छेद 244(1) के तहत लागू किया गया है और पेशा कानून वर्तमान समय में भारत के 10 राज्यों में पेशा कानून को लागू किया गया, जिनमें उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड शामिल हैं। तो ये जो 10 राज्य हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। पेशा कानून 1996 ईस्वी में दिलीप सिंह भूरिया समिति के सुझाव पर संविधान में शामिल किया गया था और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 244(I). नेक्स्ट है, यदि पेशा कानून के अंतर्गत कुछ ग्राम सभा की जो प्रमुख शक्तियां प्रदान की गई हैं, तो ग्राम सभा की शक्तियों की बात करते हैं तो देखिए, भूमि अधिग्रहण के मामलों में इस ग्राम सभा से अनिवार्य रूप से परामर्श, यानी कि अनिवार्य रूप से परामर्श या सहमति लेनी आवश्यक होगी। इसके अलावा लघु जल निकायों के प्रबंधन और गौण वन उपज के स्वामित्व की शक्ति इन पेशा कानून के अंतर्गत आदिवासियों को प्रदान की गई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वह है, हाँ एक बात और, यह जो पेशा कानून है इसकी यदि नोडल एजेंसी की बात करते हैं तो देखिए, पेशा कानून का जो नोडल एजेंसी है वह है पंचायती राज मंत्रालय। नोडल एजेंसी का मतलब होता है उसका क्रियान्वयन एजेंसी, की कौन सी एजेंसी है वह पेशा कानून को क्रियान्वयन कर रही है। तो इस पेशा कानून के यदि क्रियान्वयन की बात करते हैं तो पेशा कानून का क्रियान्वयन वर्तमान समय में भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अब यदि 5वीं और 6वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं, क्योंकि पेशा कानून हम लोग पढ़ रहे हैं तो ऐसी स्थिति में 5वीं और 6वीं अनुसूची को जानना बहुत आवश्यक है। तो यदि 5वीं और 6वीं अनुसूची के संवैधानिक प्रावधान की बात करते हैं तो 5वीं अनुसूची का जो उपबंध किया गया है वह अनुच्छेद 244 के सब क्लॉज 1 के अंतर्गत 5वीं अनुसूची का उपबंध किया गया है और अनुच्छेद 244 का सब क्लॉज 2 के अंतर्गत 6वीं अनुसूची का विशेष उपबंध किया गया है। यह जो 5वीं अनुसूची है वह मुख्य रूप से आदिवासी क्षेत्रों में या अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्रों में 5वीं अनुसूची लागू होती है और जो 6वीं अनुसूची है वह मुख्य रूप से 4 ही राज्यों में 6वीं अनुसूची लागू है, जिसके अंतर्गत असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, यही 4 राज्य हैं जिसमें कि 6वीं अनुसूची को उसे लागू किया गया। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को भी 6वीं अनुसूची में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है। तो अब यदि 6वीं अनुसूची में लद्दाख को शामिल कर दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में इसमें मुख्य रूप से 5 हो जाएंगे, जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और लद्दाख को शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट यदि परिषद की बात करते हैं तो 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जो परिषद का स्वायत्त परिषद का जो गठन किया जाता है वह राज्य विधानमंडल द्वारा गठित किया जाता है, जबकि 6वीं अनुसूची के अंतर्गत जो स्वायत्त परिषद का गठन किया जाता है वह संविधान द्वारा उपबंधित स्वायत्त जिला परिषद ही स्वायत्त परिषद के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट यदि फैक्ट्स की बात करते हैं तो वह है विशेष सत्र का। देखिए, यदि विशेष सत्र की बात करें, आप लोग हमेशा न्यूज में सुनते होंगे कि केंद्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा विशेष सत्र बुलाया गया। तो विशेष सत्र की बात करते हैं तो विशेष सत्र का संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यह जो अनुच्छेद 85 है यानी कि संविधान का अनुच्छेद 85 यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि 1 वर्ष में 2 बार संसद की बैठक आयोजित की जानी अनिवार्य है। सत्र की तारीख एवं अवधि का निर्धारण संसदीय कार्य मंत्रालयों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किया जाता है। यदि अल्पकालिक चर्चा की बात करते हैं तो अल्पकालिक चर्चा का प्रावधान संसदीय नियमावली के नियम 176 के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस अल्पकालिक चर्चा का भी संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है, लेकिन संसदीय नियमावली 176 के अंतर्गत अल्पकालिक चर्चा का उपबंध किया गया है। अब हम लोग फैक्ट्स बात करते हैं स्थगन प्रस्ताव से संबंधित।
देखिए, यदि स्थगन प्रस्ताव की बात करें तो जो स्थगन प्रस्ताव है इसे सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए अध्यक्ष की सहमति यानी कि लोकसभा अध्यक्ष की सहमति आवश्यक होती है और लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के पूर्व 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं कि स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति करने के लिए कितने सदस्य की सहमति आवश्यक होती है, तो यदि सदस्य की सहमति की बात करते हैं तो 50 सदस्य की सहमति आवश्यक होती है और इस स्थगन प्रस्ताव पर कम से कम 2.5 घंटे की चर्चा जरूरी होती है। नेक्स्ट फैक्ट्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो वह है राज्यपाल से संबंधित। देखिए, यदि हाल फिलहाल में यदि हाल के कुछ दिनों की बात करें तो राज्यपाल को लेकर कई राज्यों में विवाद की स्थिति देखने को मिली है। विशेषकर पंजाब, तमिलनाडु, केरल, इन राज्यों में राज्यपाल को लेकर विवाद की स्थिति देखने को मिली है। तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल की भूमिका को जानना भी काफ़ी जरूरी है। तो यदि राज्यपाल की भूमिका की बात करते हैं तो सर्वप्रथम राज्यपाल से संबंधित हम लोग संवैधानिक उपबंध की बात करते हैं कि किन किन अनुच्छेदों में राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक उपबंध की बात की गई है। तो देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 153, 154, 155, 161, 63, 64 और 213 ये जो अनुच्छेद हैं जिसमें कि राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक उपबंध का प्रावधान किया गया है। एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल है जो कि राज्य विधायिका से संबंधित है और राज्य विधायिका और राज्यपाल के रिलेशन से संबंधित है, वह है अनुच्छेद 200। यदि अनुच्छेद 200 की बात करते हैं तो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक तभी कानून का रूप ले पाते हैं जबकि उस विधेयक पर राज्यपाल की स्वीकृति यानी कि सहमति मिल जाती है। यानी कि अनुच्छेद 200 यह उपबंध करता है कि विधेयक को कानून बनाने के लिए राज्यपाल की सहमति आवश्यक है। वहीं अनुच्छेद 201 यह उपबंध करता है कि जो राज्यपाल है वह किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए आरक्षित कर सकता है। मुख्य रूप से जो राज्यपाल से संबंधित विवाद की स्थिति देखने को मिलती है वह मुख्य रूप से अनुच्छेद 201 के संदर्भ में ही देखने को मिलती है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जो राज्यपाल है वह किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए अनुच्छेद 201 का प्रयोग करके उसे संरक्षित रख लेते हैं। नेक्स्ट फैक्ट्स की बात करते हैं तो वह है सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद के अंतर्गत हम लोग यह देखेंगे कि हाल फिलहाल में आखिर कौन कौन से ऐसे निर्णय लिए गए हैं जिसके अंतर्गत यह स्पष्ट होता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के अंतर्गत सहकारी संघवाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा देखने को मिल रहा है। तो यदि सहकारी संघवाद की सरकार से संबंधित सरकार के प्रयास की बात करते हैं तो देखिए, 14वें वित्त आयोग में यह सिफारिश की गई थी कि जो केंद्र सरकार द्वारा जो राज्यों को कर भारांश दिया जाता है वह 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया जाए। तो केंद्र सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया और केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने के उपरांत राज्यों को भारांश के रूप में 42% की राशि दी जा रही थी। लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य को जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो अब केंद्र सरकार द्वारा राज्य को 41% की भारांश दी जा रही है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी की स्थापना की गई है। इस स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो केंद्र एवं राज्य दोनों सरकार की जो एजेंसियां हैं वह संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी का निर्माण के लिए कार्य करती हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग। यदि नीति आयोग की बात करते हैं तो इसमें पूर्व की योजना आयोग की तुलना में राज्यों को इसके अंतर्गत अधिक भूमिका प्रदान की गई है। इसके अलावा हम लोग यदि सहकारी संघवाद की बात करते हैं तो आप लोग समाचारों में पढ़ते होंगे कि केंद्र सरकार द्वारा आगामी 50 वर्षों के लिए राज्य सरकारों को 1.50 लाख करोड़ यानी कि 1.5 लाख करोड़ रुपया विभिन्न राज्य सरकारों के मध्य ब्याज मुक्त केंद्र सरकार द्वारा आगामी 50 वर्षों के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। तो ये सब जो विशेष उपबंध हैं वह सहकारी संघवाद की प्रवृत्ति में सरकार के प्रयास को बढ़ावा देते हैं। इसी प्रकार से यदि सहकारी संघवाद से संबंधित यदि हम लोग संवैधानिक उपबंध की बात करते हैं तो देखिए 7वीं अनुसूची, इसके अलावा अनुच्छेद 312, अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, वित्त आयोग, जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल, ये सब जो ऐसे उपबंध हैं संवैधानिक उपबंध हैं जो कि सहकारी संघवाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। अब यहाँ एक सवाल उत्पन्न होता होगा कि आखिर जीएसटी काउंसिल है वह किस प्रकार से सहकारी संघवाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो देखिए, यदि जीएसटी काउंसिल में यदि मत प्रतिशत की बात करें तो मत प्रतिशत के अंतर्गत एक तरफ केंद्र सरकार है तो दूसरी तरफ सारी राज्य सरकार हैं। राज्य सरकारों को इसमें 2/3 मत
प्रदान करने का अधिकार प्रदान किया गया है। जबकि यदि केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र को 1/3 मत का अधिकार ही जीएसटी काउंसिल में प्रदान किया गया, यानी कि केंद्र की तुलना में जीएसटी काउंसिल में राज्य को अधिक शक्तियां प्रदान की गई है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा जो जीएसटी काउंसिल है उसके तहत सहकारी संघवाद की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने का निर्णय लिया जा चुका है। नेक्स्ट फैक्ट्स है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1927। देखिए, यदि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1927 के तहत ही भारत में जो लोक अदालत है वह संचालित की जाती हैं। और यदि लोक अदालत की बात करते हैं तो लोक अदालत की जो शक्ति है वह सिविल कोर्ट के बराबर लोक अदालत को शक्तियां प्रदान की गई है। नेक्स्ट फैक्ट्स है न्याय मित्र योजना। तो जो न्याय मित्र योजना है इसे वर्ष 2017 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था और न्याय मित्र योजना का मुख्य उद्देश्य 10 वर्ष से अधिक पुराने लंबित अदालती मामलों का निदान में सहायता करना, यानी कि 10 वर्ष से जो केस सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जितने भी कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, जितने भी कोर्ट हैं, उसमें यदि कोई भी केस है वह 10 वर्ष से अधिक यदि पुराना हो गया है तो ऐसी स्थिति में उस केस को निराकरण के लिए न्याय मित्र योजना को प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट्स है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। देखिए, यदि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बात करते हैं तो यह एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1967 ईस्वी के तहत किया गया था। इसकी संरचना की बात करते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके प्रमुख संरक्षक होते हैं और सुप्रीम कोर्ट का एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश इस प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। इसी प्रकार से यदि हम लोग बात करते हैं कि भारतीय संविधान में कौन कौन से ऐसे उपबंध किए गए हैं जो कि नागरिकों को कानूनी सहायता प्रदान करने की बात करता है, तो देखिए यदि हम लोग डीपीएसपी की बात करते हैं तो डीपीएसपी का आर्टिकल 39A स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करता है कि राज्य उचित कानून बनाकर या योजनाओं के जरिए अपने नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रयास करेगा। इसके अलावा यदि हम लोग मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आर्टिकल 22(1) की बात करें तो देखिए इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया जाता है तो जेल में बंद प्रत्येक व्यक्ति को उसकी रुचि के अनुसार वकील से परामर्श करने या विधिक सहायता यानी कि कानूनी परामर्श लेने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 39A और 21A ऐसे दो प्रमुख उपबंध हैं जो कि अपने नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने की बात करता है। नेक्स्ट फैक्ट है फ्रेंड्स वह है भारतीय मध्यस्थता परिषद। देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि भारत को एक वैश्विक स्तर पर एक मध्यस्थता केंद्र के रूप में स्थापित किया जाए। तो इसी परिपेक्ष को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा एक भारतीय मध्यस्थता परिषद का गठन किया गया है। भारतीय मध्यस्थता परिषद है, यदि इसकी हम लोग सर्वप्रथम संरचना की बात करते हैं तो इसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 2 पूर्णकालिक सदस्य, 1 अंशकालिक सदस्य और अधिकतम इसमें 3 पदेन सदस्य होते हैं। जो भारतीय मध्यस्थता परिषद है वह 120 दिन के अंदर मध्यस्थता को पूरा करना इसे अनिवार्य बना दिया गया है। यानी कि भारतीय मध्यस्थता परिषद के अंतर्गत यदि सपोज कोई केस जाता है, मध्यस्थता से संबंधित कोई केस इसमें ट्रांसफर किया जाता है तो उसे 120 दिन के अंदर अपना निर्णय आवश्यक रूप से प्रदान करना है। लेकिन दोनों पक्षों की यदि सहमति हो जाती है तो दोनों पक्षों की सहमति उपरांत इस समयावधि को 60 दिन तक वृद्धि किया जा सकता है। यानी कि विशेष परिस्थितियों में 180 दिनों के अंदर हर हालत में एट एनी रेट भारतीय मध्यस्थता परिषद द्वारा अपना निर्णय दिया जाना आवश्यक है। भारतीय मध्यस्थता परिषद द्वारा जो निर्णय दिए जाएंगे वो बाध्यकारी होंगे एवं उनके निर्णयों में किसी भी प्रकार की, देखिए एक मिनट, जो भारतीय मध्यस्थता परिषद है इसके द्वारा जो निर्णय दिए जाएंगे वे बाध्यकारी एवं प्रवर्तनीय होंगे। यानी कि मध्यस्थता परिषद द्वारा जो भी निर्णय दिया जाएगा उसे आवश्यक रूप से मानना होगा। नेक्स्ट फैक्ट्स है लोक अदालत। तो लोक अदालत के बारे में अभी मैंने चर्चा किया था कि लोक अदालत का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया जाता है और ये जो लोक अदालत है इसे सिविल न्यायालय, सिविल कोर्ट की शक्तियां प्रदान की गई है लोक अदालत को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्रदान की गई हैं और यह जो लोक अदालत है इसके जो निर्णय होते हैं बाध्यकारी होते हैं एवं लोक अदालत के निर्णय को
किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो जो लोक अदालत से संबंधित यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं कि लोक अदालत का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत किया जाता है और इसे सिविल कोर्ट की शक्तियां प्रदान की गई हैं। और जो लोक अदालत है इसका जो निर्णय है वह बाध्यकारी होता है एवं इसके निर्णय को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट फैक्ट है फ्रेंड्स वह है नार्को टेस्ट से संबंधित। तो देखिए आप लोग समाचारों में काफ़ी सुनते होंगे कि अमुक व्यक्ति का नार्को टेस्ट कराने की मांग की गई है। तो प्रश्न है कि नार्को टेस्ट में किस दवा का उपयोग किया जाता है। तो नार्को टेस्ट में मुख्य रूप से सोडियम पेंटोथल या ट्रूथ सीरम दवा का उपयोग किया जाता है। तो यह जो सोडियम पेंटोथल है इसे ही ट्रूथ सीरम के रूप में जानते हैं। तो प्रश्न है नार्को टेस्ट में किस दवा का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम पेंटोथल। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैक्ट्स है जो कि न्यायालय से ही संबंधित है, वह है नारी अदालत। देखिए यह जो नारी अदालत है वह वर्तमान समय में केंद्र सरकार द्वारा पंचायती स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा नारी अदालत को लागू किया गया है और इससे जो संबंधित मंत्रालय है वह है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, अर्थात महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पंचायती स्तर पर नारी अदालत को प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट। तो बहुत ही आसान है कि इंडियन जस्टिस रिपोर्ट है उसे टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम का। तो देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। बेसिकली इसके अंतर्गत यह उपबंध किया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी नियुक्ति एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति या चयन किस प्रकार द्वारा किया जाएगा। तो मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त से संबंधित एक चयन समिति का उपबंध, इस विधेयक में चुनाव आयुक्तों के चयन के लिए एक चयन समिति का उपबंध किया गया है। इस चयन समिति में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री या गृह मंत्री और LOP यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन या कह सकते हैं लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता या सबसे बड़े दल का नेता, इस चयन समिति में 3 सदस्य होंगे। इसके अलावा इस चयन समिति द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वह एक खोज समिति के आधार पर कुछ नाम जो सुझाव दिए जाएंगे उन्हीं सुझावों के आधार पर इस चयन समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। तो अब प्रश्न उठता है कि जो खोज समिति है उसके अध्यक्ष कौन होंगे। तो खोज समिति की अध्यक्षता कानून मंत्री द्वारा की जाएगी और इस खोज समिति में टोटल 5 सदस्य होंगे। अब जो मुख्य चुनाव आयुक्त है एवं अन्य चुनाव आयुक्त है इसकी नियुक्ति से संबंधित जो उपबंध किया गया है वह अनुच्छेद 324 में मुख्य चुनाव आयुक्त का उपबंध किया गया है। देखिए यह जो निर्णय लिया गया इसके संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक डिसीजन दिया गया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक निर्णय दिया गया था। वह निर्णय जो बेसिकली है वह अनूप बरनवाल वर्सेस भारत संघ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित एक सुझाव दिया, जिसमें कि इस सर्वोच्च न्यायालय ने भी 3 सदस्यीय चयन समिति के आधार पर ही चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का उपबंध किया था। लेकिन इस 3 सदस्य में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्षी दल का नेता या सबसे बड़े दल का नेता और भारत की सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI का उपबंध किया गया था। लेकिन सरकार ने इस निर्णय को बदलते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023 लाया। इसके अंतर्गत चयन समिति में प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री और दूसरा संसद में लोकसभा में विपक्षी दल का नेता या सबसे बड़े दल का नेता को शामिल किया। अब हम लोग बात करते हैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33A के अनुसार उम्मीदवारों को अपने खिलाफ अदालत द्वारा किए गए आरोपों को सार्वजनिक करना आवश्यक होगा। यानी कि सपोज एक कैंडिडेट द्वारा चुनाव लड़ा जाता है तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33A के अंतर्गत उसे यह अपने ऊपर जितने भी जो केस चल रहे हैं उस केस की सार्वजनिक रूप से जानकारी प्रदान करनी आवश्यक होगी। यानी कि सार्वजनिक जानकारी, अपने केस से संबंधित सभी सार्वजनिक जानकारी एक कैंडिडेट द्वारा प्रदान की जाएगी। तो नेक्स्ट फैक्ट्स की अब हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स, वह है चुनावी बॉन्ड से संबंधित। देखिए यदि चुनावी बॉन्ड की बात करते हैं तो चुनावी बॉन्ड का प्रारंभ किया गया था 2017-18 ईस्वी में। इसके संबंधित जो अधिकृत बैंक था वह SBI है, यानी कि चुनावी बॉन्ड्स जारी करने की जो अधिकार है वह SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया था।
इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति या संस्था या कंपनी द्वारा कितनी भी संख्या में चुनावी बॉन्ड को खरीदा जा सकता है, जिसमें मुख्य रूप से जो चुनावी बॉन्ड होते थे वह 1,000 रुपये का, 10,000 रुपये का, 1,00,000 रुपये का, 10,00,000 रुपये का या 1 करोड़ रुपये का होता है। तो एक व्यक्ति द्वारा 1 करोड़ रुपये से संबंधित 10 भी चुनावी बॉन्ड को खरीदा जा सकता था। यदि चुनावी बॉन्ड से संबंधित अधिकृत व्यक्ति की बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे व्यक्ति या कंपनी हैं जो कि चुनावी बॉन्ड को खरीद सकते थे, तो भारत का कोई भी नागरिक, कोई भी कंपनी या कोई भी भारत का संस्था इस चुनावी बॉन्ड को खरीद सकता था। चुनावी बॉन्ड को खरीदने के लिए जो अधिकृत बैंक था वह SBI को इससे संबंधित अधिकृत किया गया था। लेकिन हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने दानदाता की पहचान को गुप्त रखने के लिए, यानी कि जो चुनावी बॉन्ड जो खरीदते थे उसके अंतर्गत खरीदने वाले व्यक्ति की पहचान को गुप्त रखा जाता था, इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में इसे लोकतंत्र के विरुद्ध माना और इसे सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। नेक्स्ट फैक्ट है फ्रेंड्स वह है राष्ट्रीय दल। तो राष्ट्रीय दल से संबंधित यदि बात करते हैं तो सर्वप्रथम हम लोग यह समझते हैं कि वर्तमान समय में राष्ट्रीय दल कितने हैं। तो वर्तमान समय में 6 राष्ट्रीय दल हैं, जिसमें कि आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बसपा, NPP, कांग्रेस और CPI वर्तमान समय में 6 राष्ट्रीय प्रमुख दल हैं। यदि राष्ट्रीय दल की दर्जा की बात करते हैं कि किस प्रकार से राष्ट्रीय दल को दर्जा प्रदान किया जाता है, तो देखिए मुख्य रूप से इससे संबंधित 3 फैक्ट्स हैं, जिसमें पहला है यदि किसी भी राजनीतिक दल को लोकसभा या विधानसभा में 4 या 4 से अधिक राज्यों में 6% वोट प्राप्त होता है या लोकसभा में कम से कम 4 सदस्य उसके जीतते हैं, तो ऐसी स्थिति में उसे राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा लोकसभा में कुल सीट का यदि 2% उम्मीदवार 3 राज्यों से जीतते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी उस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया जाएगा। और नेक्स्ट है यदि 4 या 4 से अधिक राज्यों में उस राजनीतिक दल को यदि राज्य स्तर का दल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है, तो भी उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया जा सकता है। तो यह जो फैक्ट्स है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट फैक्ट्स की बात करते हैं तो राजनीतिक दल में ही एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स आता है। जब आप लोग चुनाव के समय में आप लोग देखते होंगे कि हर राजनीतिक दल द्वारा एक स्टार प्रचारक की लिस्ट बनाई जाती है। तो यदि स्टार प्रचारक की लिस्ट की बात करते हैं तो जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं वे स्टार प्रचारकों की संख्या अधिकतम 40 रख सकते हैं, लेकिन जो गैर मान्यता प्राप्त लेकिन पंजीकृत दल हैं वे स्टार प्रचारकों की संख्या को अधिकतम 20 ही रख सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट्स की बात करते हैं तो वह है केस पुट्टास्वामी वर्सेस भारत संघ का केस। केस पुट्टास्वामी वर्सेस भारत संघ के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना। तो यह जो केस है बहुत महत्वपूर्ण है। सपोज प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस केस में या किस मुकदमे में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा केस पुट्टास्वामी वर्सेस भारत संघ के केस में। नेक्स्ट फैक्ट्स है नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023। नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 के अंतर्गत यह जो मुख्य रूप से 106वां संविधान संशोधन है, इसके अंतर्गत लोकसभा एवं विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित कर दी गई हैं। और यह जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है इसके अंतर्गत 3 नए अनुच्छेदों को भी 3 नए अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किए गए, जिसमें पहला है 330A जो कि उपबंध करता है लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात करता है। इसी प्रकार से 332A विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात करता है। और नेक्स्ट है 239AA जिसमें कि दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का उपबंध करता है। यह जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम होगा वह लागू होने के उपरांत 15 वर्षों तक ही लागू रहेगा, यानी कि 15 वर्षों के उपरांत इसे पुनः संशोधन करके आगे विस्तारित किया जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वह है फिल्म प्रमाणन की श्रेणी। देखिए फिल्म प्रमाणन की मुख्य रूप से 4 श्रेणियां देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत पहला है वह U लेवल की श्रेणी जिसमें कि सभी लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है UA स्तर की श्रेणी, इसके अंतर्गत 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इस फिल्म को देख सकते हैं, लेकिन इस फिल्म को देखने के लिए उस बच्चे के साथ उनके अभिभावक का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है A लेवल की श्रेणी जिसे सिर्फ और सिर्फ वयस्क लोग ही देख सकते हैं, और इसके अलावा जो है वह है S लेवल की श्रेणी जिसे सिर्फ और सिर्फ विशेष वर्ग के लोग ही इस स्तर की फिल्म को देख सकते हैं।
नेक्स्ट फैक्ट है फ्रेंड्स वह है बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2023। देखिए, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के बारे में हम लोग सर्वप्रथम समझते हैं। तो कुछ सहकारी सोसाइटी ऐसे होते हैं जो कि एक से अधिक राज्य में कार्य करते हैं। तो जो सहकारी सोसाइटी एक से अधिक राज्य में कार्य करें उसके लिए बहु राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2023 को लाया गया है। यह जो बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2023 है वह 2002 के कानून में संशोधन की बात करता है। इसके अंतर्गत एक निदेशक मंडल का उपबंध किया गया है। इस निदेशक मंडल में जो अधिकतम सदस्यों की संख्या होगी वह अधिकतम 21 सदस्य ही इस निदेशक मंडल में शामिल हो सकते हैं। अब यदि हम लोग सहकारी एक और बात, बहुराज्य जो सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2023 है इसके अंतर्गत एक सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण की गठन की बात की गई है। यह जो सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण होगा इसमें एक अध्यक्ष होंगे, एक उपाध्यक्ष होंगे तथा सदस्यों की जो संख्या होगी यानी कि अधिकतम इसमें जो सदस्य होंगे वह 3 सदस्य ही इसमें अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। अब यदि सहकारिता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात करते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सहकारिता का उपबंध किया गया है, तो देखिए भारतीय यह जो सहकारिता है उसे सहकारिता एक राज्य सूची का विषय है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 19(1) का सब सेक्शन क्लॉज सी और अनुच्छेद 43B में इस सहकारिता का उपबंध किया गया है। वर्तमान समय में केंद्रीय स्तर पर जो सहकारिता मंत्री हैं वो अमित शाह हैं। और यदि सहकारिता से संबंधित एक महत्वपूर्ण पीटी फैक्ट्स की बात करते हैं, पीटी फैक्ट्स की यदि सहकारिता से संबंधित बात करें तो देखिए सर्वाधिक सहकारी समिति महाराष्ट्र में है 663 और दूसरे नंबर पर जो यानी कि दूसरी सर्वाधिक सहकारी समिति उत्तर प्रदेश में है वह है 168। नेक्स्ट है फ्रेंड्स वह है डिजिटल सर्विस एक्ट। यदि डिजिटल सर्विस एक्ट की बात करते हैं तो जो डिजिटल सर्विस एक्ट है इसका संबंध यूरोपियन यूनियन से है। पूर्व में यूपीएससी द्वारा यह प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि इस एक्ट का संबंध किस क्षेत्र या किस समूह से है, तो इसी प्रकार से डिजिटल सर्विस एक्ट है इसका संबंध यूरोपियन यूनियन से है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए। तो जो डिजिटल सर्विस एक्ट है इसके अंतर्गत यह विश्व का पहला विनियामकीय यानी कि रेगुलेटरी बॉडी है जो कि 19 प्रकार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लागू होंगे और डिजिटल सर्विस एक्ट जो है वह वर्ष 2024 ईस्वी से लागू होगा। यानी कि इसका अधिकृत की बात करते हैं तो जो डिजिटल सर्विस एक्ट है यह यूरोपियन यूनियन का एक भाग है जिसे कि वर्ष 2024 ईस्वी में लागू किया जाएगा और इसके अंतर्गत टोटल 19 जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म, इसके अंतर्गत टोटल 19 डिजिटल प्लेटफॉर्म लागू होंगे। नेक्स्ट फ्रेंड्स वह है भारतीय न्याय संहिता 2023। देखिए यदि भारतीय न्याय संहिता की बात करते हैं तो जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है वह भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी को प्रतिस्थापित करेगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं प्रारंभिक परीक्षाओं में कि भारतीय न्याय संहिता 2023 किस कानून को प्रतिस्थापित करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी। अब यदि 1860 ईस्वी का जो भारतीय दंड संहिता है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए थॉमस बेबिंगटन समिति की अध्यक्षता वाली जो भारतीय विधि आयोग थी उसने 1837 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता का प्रस्ताव तैयार किया था। यानी कि भारतीय दंड संहिता का जो प्रस्ताव कब तैयार हुआ था तो 1837 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता का प्रस्ताव तैयार हुआ था, लेकिन इसे लागू किया गया था 1857 के विद्रोह उपरांत 1860 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता को लागू किया गया था और इसी भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी को प्रतिस्थापित कर केंद्र सरकार द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 ईस्वी को जुलाई से लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्ड्स वह है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो देखिए यह जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है वह सीआरपीसी 1861 ईस्वी को प्रतिस्थापित करेगी। तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसमें इतना ही याद रखिए कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 किस अधिनियम और किस एक्ट को प्रतिस्थापित करेगी, तो सीआरपीसी अधिनियम 1861 ईस्वी को प्रतिस्थापित करेगी। नेक्स्ट है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो यह जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 ईस्वी को प्रतिस्थापित करेगी। तो जो तीनों कानून हैं उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को प्रतिस्थापित करेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 या सीआरपीसी एक्ट 1861 ईस्वी को प्रतिस्थापित करेगी।
नेक्स्ट फैक्ट है प्रेस सेंसरशिप अधिनियम। देखिए यह जो प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 ईस्वी है वह उसे लॉर्ड बेलेजली के समय में पारित किया गया था। सपोज यदि प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि प्रेस सेंसरशिप अधिनियम को किस गवर्नर जनरल के समय में पारित किया गया, तो लॉर्ड बेलेजली के समय में प्रेस सेंसरशिप अधिनियम 1799 ईस्वी को पारित किया गया था। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वह है प्रेस अधिनियम 1835 ईस्वी। प्रेस अधिनियम जो 1835 ईस्वी था उसे चार्ल्स मेटकॉफ के समय में पारित किया गया था और इसी चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में जानते हैं। सपोज यदि प्रश्न पूछ लेता है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में किसे जानते हैं, तो चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इससे आप लोग हमेशा ही परिचित रहते होंगे, इंटरनेट शटडाउन, यानी कि सरकार द्वारा समय समय पर इंटरनेट को जो बंद करने का जो निर्णय लिया गया है उससे संबंधित यह फैक्ट्स है। देखिए यह जो इंटरनेट शटडाउन की स्थिति है उसे दूरसंचार सेवा अस्थायी निलंबन अधिनियम 2017 ईस्वी के द्वारा इंटरनेट शटडाउन को लागू किया जाता है और एक बार में अधिकतम 15 दिन तक ही इंटरनेट शटडाउन, यानी कि किसी भी क्षेत्र में इंटरनेट को एक बार में अधिकतम 15 दिन तक के लिए ही बंद किया जा सकता है। यदि 15 दिन के बाद भी इंटरनेट शटडाउन को लागू रखना होगा तो उसे फिर से नए निर्देश जारी करने होंगे। नेक्स्ट फैक्ट्स है जांच आयोग। देखिए हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पिछले कुछ दिन पहले मणिपुर से संबंधित एक जांच आयोग का गठन किया गया है। तो एक प्रश्न उठता है कि आखिर केंद्र सरकार को कौन से ऐसे प्रावधान हैं संविधान के जो कि इस प्रकार के जांच आयोग का गठन की उपबंध करता है। तो जांच आयोग केंद्रीय जांच आयोग अधिनियम 1952 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा लोक महत्व के विषयों पर जांच आयोग का गठन किया जाता है और यह जो जांच आयोग है उसके पास भी लोक अदालत की तरह ही सिविल कोर्ट के समान ही शक्तियां प्रदान की गई है। नेक्स्ट फैक्ट फ्रेंड्स वह है FCR एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। देखिए यह जो FCR एक्ट है वह 1976 ईस्वी में बना था। यदि FCR एक्ट की बात करते हैं तो 1976 ईस्वी में बना था। जब FCR एक्ट को 1976 ईस्वी में बनाया गया था तो उस समय उसका उद्देश्य क्या था, तो चूंकि 1975 ईस्वी में ही भारत में इमरजेंसी को लागू की गई थी, तो ऐसी स्थिति में आपातकाल के दौरान मिले भारतीय नागरिकों एवं संस्थाओं को मिले विदेशी चंदे एवं फंड को विनियमित करने के लिए तत्कालीन केंद्र सरकार द्वारा 1976 ईस्वी में FCR एक्ट को लागू किया गया था। लेकिन FCR एक्ट को अब तक 2 बार संशोधन किया जा चुका है। पहला संशोधन 2010 ईस्वी में हुआ और दूसरा संशोधन 2020 ईस्वी में हुआ इस FCR एक्ट के अंतर्गत। जो 2020 ईस्वी में FCR एक्ट में संशोधन किया गया, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह NGO को मिल रहे विदेशी फंड की प्राप्ति एवं उनके उपयोगों पर सख्त नियंत्रण स्थापित करने के लिए FCR एक्ट था 1976 ईस्वी में, इसे अब तक 2 बार संशोधन किया जा चुका है। पहला 2010 ईस्वी में और दूसरा 2020 ईस्वी में। तो जो 2020 ईस्वी में संशोधन किया गया इसका मुख्य उद्देश्य था NGO को मिल रहे विदेशी फंड की प्राप्ति एवं उपयोगों पर सख्त नियंत्रण स्थापित करना। तो इस FCR एक्ट से संबंधित सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स को मैंने इसमें कवर कर दिया। नेक्स्ट है वह है लोकपाल से संबंधित। देखिए यदि लोकपाल की बात करते हैं तो भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त शब्द सर्वप्रथम LM सिंघवी समिति द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त संबंधी शब्द को सर्वप्रथम LM सिंघवी समिति द्वारा भारत में प्रस्तुत किया गया था। लेकिन यदि सिर्फ और सिर्फ लोकायुक्त की बात कर सिर्फ यदि लोकपाल की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लोकपाल जो शब्द है वह 1966 ईस्वी में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सिर्फ लोकपाल शब्द को प्रमुख रूप से वरीयता दी गई थी। यह जो लोकपाल एवं लोकायुक्त है इसका जो गठन किया जाता है वह लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 ईस्वी के द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त का गठन किया जाता है। लोकपाल जो होता है, लोकपाल की स्थापना केंद्र में की जाती है एवं जो लोकायुक्त है वह राज्यों में लोकायुक्त की स्थापना की जाती है और इनकी स्थापना या इनका जो नियुक्ति की जाती है वह लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है। यह जो लोकपाल एवं लोकायुक्त नामक संस्था है वह एक सांविधिक संस्था है। इसके अब देखिए यदि हम लोग कार्यकाल की बात करते हैं तो 5 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। और इसके अतिरिक्त जो लोकपाल एवं लोकायुक्त से संबंधित यदि
चुनाव करने के लिए एक परिषद या चयन समिति का गठन किया जाता है। इस चयन समिति में एक अध्यक्ष होते हैं और इस अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 सदस्य होते हैं। इस 8 सदस्य में जो 50% सदस्य होंगे वे न्यायिक पृष्ठभूमि से होंगे और जो 50% सदस्य होंगे उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं महिला सदस्य होंगे। इस 50% में SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक एवं महिला सदस्य भी होंगे। अब यदि हम लोग चयन समिति की बात करते हैं तो देखिए इस चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, विपक्ष का नेता, CJI द्वारा भारत के चीफ जस्टिस या उनके द्वारा एक नामित व्यक्ति और एक प्रख्यात न्यायविद इस लोकपाल एवं लोकायुक्त की चयन समिति में प्रमुख सदस्य होते हैं। यदि लोकपाल की बात करें तो लोकपाल के जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष एवं सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय की जांच उपरांत राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए संसद के 100 सदस्यों द्वारा एक याचिका पर हस्ताक्षर करना होगा। यानी कि किसी भी लोकपाल को हटाने के लिए संसद के सर्वप्रथम 100 सदस्यों को एक याचिका प्रस्तुत करनी होगी और उसी याचिका के उपरांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक जांच किया जाएगा और जांच उपरांत जैसा भी निर्णय होगा उसके आधार पर लोकपाल को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है वह है परिसीमन आयोग। यदि परिसीमन आयोग की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 82 में परिसीमन आयोग का वर्णन किया गया है। यह जो परिसीमन आयोग है वह लोकसभा एवं विधानसभा के क्षेत्रों का परिसीमन करता है। इस परिसीमन आयोग के निर्णय को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि यह जो निर्णय है वह बाध्यकारी होता है। अब यदि परिसीमन आयोग की संरचना की बात करते हैं तो इसमें वर्तमान समय में अध्यक्ष के रूप में वर्तमान या सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं और सदस्य के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और दूसरा राज्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि संबंधित राज्य का राज्य निर्वाचन आयुक्त इस परिसीमन आयोग के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है प्रवर्तन निदेशालय। यदि प्रवर्तन निदेशालय की बात करते हैं तो प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय के जो प्रमुख होते हैं उसे डायरेक्टर कहते हैं और ये जो डायरेक्टर हैं वो CBC एक्ट 2003 की धारा 25 के तहत प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर की नियुक्ति की जाती है और इनका जो कार्यकाल है वह 2 वर्ष का होता है। प्रवर्तन निदेशालय जो जाँच करता है वह फेमा एक्ट 1999, PMLA 2002, FEO यानी कि भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 2018 और तस्करी निवारण अधिनियम 1974 से संबंधित सभी प्रकार की जांच प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जाती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वह है CBI। तो देखिए यदि CBI की बात करें तो CBI की स्थापना दिल्ली पुलिस विशेष स्थापना अधिनियम 1946 द्वारा 1963 में की गई थी और जो CBI है इसकी स्थापना के लिए जो सिफारिश किया गया था वह केस संधान समिति द्वारा इसकी स्थापना के लिए सिफारिश की गई थी। CBI की यदि संरचना की बात करते हैं तो इसके प्रमुख को डायरेक्टर कहा जाता है और इस डायरेक्टर की चयन के लिए डायरेक्टर का चयन एक चयन समिति के आधार पर की जाती है जिसमें 3 सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री, भारत के प्रमुख न्यायाधीश और दूसरा लोकसभा में विपक्ष के प्रमुख नेता। CBI है जो कि भ्रष्टाचार की जांच करता है। इसके अलावा यह CBC एवं लोकपाल की भी सहायता करते हैं और यह भारत में इंटरपोल के साथ सहयोग करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में CBI कार्य करता है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं तो वह है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। देखिए यदि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की बात करते हैं तो हाल ही में रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक सांविधिक निकाय है जिसका गठन 2003 ईस्वी में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के अंतर्गत किया गया था और यह जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है वह कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। तो इससे संबंधित कुछ ज़्यादा फैक्ट्स हैं नहीं, सिर्फ इतना ही आपको इसमें याद करना है। नेक्स्ट फैक्ट्स है वह है पत्र सूचना कार्यालय यानी कि PIB से संबंधित। तो देखिए यह जो PIB है वह हाल ही में इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है, यानी कि हाल ही में PIB के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो PIB भी एक गैर सांविधिक निकाय है। यदि PIB से संबंधित फैक्ट्स की बात करते हैं तो देखिए यह जो है वह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों आदि से जुड़ी सूचनाएं उपलब्ध करवाने के लिए भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। तो आप सिर्फ इतना याद करिएगा, PIB एक गैर सांविधिक निकाय है, हाल ही में इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है।
नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं तो वह है मिशन कर्मयोगी। सिविल सेवकों में क्षमता के सुधार के उद्देश्य से मिशन कर्मयोगी को प्रारंभ किया गया था। तो मिशन कर्मयोगी के मुख्य रूप से 6 स्तंभ हैं। पहला नीतिगत फ्रेमवर्क, दूसरा है संस्थागत फ्रेमवर्क में सुधार, तीसरा है सिविल सेवकों में क्षमतागत फ्रेमवर्क यानी कि सिविल सेवकों में क्षमतागत सुधार लाना, नेक्स्ट है निगरानी और मूल्यांकन कार्य, ई मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, और नेक्स्ट है डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क से संबंधित। यानी कि मिशन कर्मयोगी को प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था सिविल सेवकों की क्षमता में सुधार करना। इसके अलावा यदि नेक्स्ट फैक्ट्स की बात करते हैं तो वह है आरटीआई अधिनियम। देखिए यह जो आरटीआई एक्ट 2005 है, इसके अंतर्गत जो प्रावधान किया गया है, कोई भी नागरिक सार्वजनिक कार्यालयों से सूचना प्राप्त कर सकते हैं और इसकी जो नोडल एजेंसी है वह है कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग। इसके अलावा यदि बात करते हैं सेक्शन 8 के अंतर्गत आरटीआई एक्ट अधिनियम 2005 ईस्वी का सेक्शन 8 में यह उपबंध किया गया है कि कुछ राष्ट्रीय हित या सैन्य संबंधी या रक्षा से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं तो वह है केस पुट्टास्वामी वर्सेस भारत संघ। यदि केस पुट्टास्वामी वर्सेस भारत संघ की बात करें तो इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने आधार की संवैधानिकता को स्वीकारी थी। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो आधार केंद्र सरकार द्वारा जो आधार को लागू किया गया है वह संवैधानिक रूप से सही है, क्योंकि यह अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन नहीं करता है। इसी प्रकार यदि यूआईडीएआई की बात करते हैं तो आधार अधिनियम 2016 के तहत गठित किया गया था। इससे संबंधित जो मंत्रालय है वह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है और यह जो यूआईडीएआई है वह एक सांविधिक निकाय है। इसके अलावा जो नेक्स्ट फैक्ट है भ्रामक विज्ञापन से संबंधित, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। फिर पंचायती विकास सूचकांक, इसके अलावा देखिए यदि हम लोग पंचायती विकास सूचकांक की संक्षिप्त में बात कर लेते हैं तो जो पंचायती विकास सूचकांक है वह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायती विकास सूचकांक को प्रारंभ किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य है पंचायतों की प्रगति की निगरानी एवं उसका मूल्यांकन करना। तो जो पंचायत विकास सूचकांक है इसके अंतर्गत टोटल 4 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा, जिसमें श्रेणी है ए, बी, सी और डी। तो आप सिर्फ इतना ही याद रखिए, पंचायत विकास सूचकांक को पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है पंचायतों की प्रगति की निगरानी करना और उसका मूल्यांकन करना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो यह सेशन था वह समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।